56 मैडम और ध्रुव की बहस। ईरा ध्रुव की शक्तियों के बारे में शामियाने में मौजूद हर किसी को बता रही थी। अपनी बातों से सभी को हैरान करते हुए ईरा ने आगे कहा, उसके बाद ध्रुव, जिसकी शक्तियां 3 सालों से रुकी हुई थी, अब दुगनी रफ्तार से सितारे हासिल करने लगा। और सिर्फ 1.5 साल में वो एक 3 सितारों वाले शून्य से एक 4 सितारों वाला एकलव्य बन गया। तो इस हिसाब से तो ध्रुव की मौजूदा शक्तियां पिछले 1.5 साल में हासिल की गई हैं, और जहां तक मेरी शक्तियों की बात है तो उन्हें हासिल करने में मुझे लगभग 15 साल लग गए। अब आप लोग ही बताइए कि कौन ज्यादा ताकतवर है और कौन कम। जैसे ही ईरा ने अपनी बात खत्म की तो वहां बैठे सभी लोग अपना मुंह खोलकर ध्रुव की तरफ देख रहे थे। किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर क्या कहा जाए। वही साथ बैठे लोबो और जीशान का भी अब गला सूखने लगा था। फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ खौफ भरी नजरों से देखा, क्योंकि दोनों अब तक समझ गए थे कि वो किससे पंगा लेना चाह रहे थे। और अच्छा हुआ जो मैडम जुबैदा बीच में आ गई थी, नहीं तो ऊपर वाला ही जाने कि उनका क्या हश्र होता। तभी मैडम जुबैदा ने ध्रुव की तरफ देखकर उससे कहा, तुम तो सच में छुपे रुस्तम निकले ध्रुव। और सच कहूं तो अगर ईरा हमें ये सब नहीं बताते तो हमें शायद तुम्हारे बारे में इतना कुछ पता ही नहीं चल पाता। ये सुनकर ध्रुव अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कुराहट लेकर आया। फिर उसने ईरा की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखा, जो इस वक्त अपने हाथ से अपनी हंसी छुपाने की कोशिश कर रही थी। इतने में मैडम जुबैदा ने सबके सामने ऐलान किया, तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ मेसोडोरिया में हमारा पहला दिन खत्म होता है। हम लोग हफ्ते भर यहीं रुकेंगे और उसके बाद अकेडमी के लिए रवाना होंगे। रही बात आप लोगों की, तो सबसे पहले तो मैं चुने गए लोगों को बधाई देना चाहती हूँ। आज से आप सभी रक्ष अकेडमी के स्टूडेंट्स कहलाएंगे, इसलिए मैं चाहूंगी कि आप सभी हफ्ते भर में अपनी सारी तैयारियां कर लें, क्योंकि उसके बाद आपको और वक्त नहीं दिया जाएगा। मैडम की बात सुनकर शामियाने में मौजूद हर किसी के चेहरे पर खुशी छलक पड़ी। और तभी ध्रुव ने मुस्कुराते हुए आगे आकर मैडम जुबैदा से कहा, मैडम जुबैदा, मुझे आपसे कुछ कहना है। ध्रुव के चेहरे पर एक हिचकिचाहट थी, जिसे दूर करने के लिए मैडम ने उससे कहा, हाँ ध्रुव, क्या बात है, तुम मुझसे जो चाहे शेयर कर सकते हो। लेकिन मैडम की बात सुनकर भी ध्रुव की परेशानी कम नहीं हुई थी। उसने इधर उधर देखते हुए मैडम से कहा, वो दरअसल बात ऐसी थी कि क्या मैं कुछ दिन बाद अकेडमी आ सकता हूँ, क्योंकि फिलहाल मैं एक ज़रूरी काम में फंसा हुआ हूँ और मैं उसे खत्म करे बिना अकेडमी नहीं आ सकता। ये सुनते ही मैडम चौंक गई। फिर उन्होंने ध्रुव को गौर से देखते हुए उससे कहा, तो क्या तुम कुछ दिनों की छुट्टी चाह रहे हो? क्योंकि अकेडमी के नियम के मुताबिक स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से कोई छुट्टी नहीं ले सकते। स्टूडेंट्स की छुट्टियां सिर्फ अकेडमी डिसाइड करती है। इस पर ध्रुव ने मैडम को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन मैडम, वो काम बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैं आपसे ये कहता ही नहीं। मैं जानता हूँ कि अकेडमी बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन ये मेरी मजबूरी ही कि इस काम को करे बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं पाऊंगा। ध्रुव के बगल में खड़ी ईरा भी ध्रुव की बात सुनकर थोड़ा परेशान दिखने लगी। उसे लगा कि ध्रुव ने शायद अपना मन बदल लिया था और इसलिए वो शामियाने के अंदर आया था, लेकिन ईरा गलत सोच रही थी। यही समझते हुए वो परेशानी में अपनी उंगलियों पर अपने बाल घुमाने लगी। वो परेशान इसलिए थी क्योंकि वो ध्रुव की जिद को अच्छे से जानती थी, और इसका मतलब था कि ध्रुव अगर अकेडमी आएगा तो काम खत्म करके, वरना वो आएगा ही नहीं। ध्रुव की बात सुनकर सानवी भी नाराज हो गई। वो ध्रुव की तरफ देखकर पता लगाना चाह रही थी कि आखिर ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था जिसके लिए ध्रुव अकेडमी को मना करने के लिए तैयार था। लेकिन सभी की उम्मीद से परे मैडम जुबैदा ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, अच्छा बताओ, कितने दिन की छुट्टी चाहिए तुम्हें? मैं अकेडमी वालों को मनाने की कोशिश करती हूँ। ये सुनकर भी ध्रुव खुश नहीं हुआ, क्योंकि वो जानता था कि उसे थोड़ी लंबी छुट्टी चाहिए थी और शायद मैडम इतने दिन की छुट्टी के लिए कभी राजी न हो। लेकिन फिर भी उसने कोशिश करते हुए कहा, एक साल की। ये बात सुनते ही सभी की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई और मुंह खुले के खुले रह गए। 1 साल की छुट्टी। सभी को लगा कि शायद उन्होंने गलत सुना था, क्योंकि अकेडमी में छुट्टियां तो ली जाती थी, लेकिन कभी इतनी लंबी नहीं। और शायद अकेडमी के इतिहास में ये पहली बार हो रहा था कि एडमिशन के तुरंत बाद कोई स्टूडेंट इतनी लंबी छुट्टी की मांग कर रहा था। तभी सानवी की दोस्त मुस्कान ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, सानवी, इस लड़के का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है, या फिर ये अकेडमी जाना ही नहीं चाहता और यहाँ सिर्फ टाइम पास करने के लिए आया था। उसकी बात सुनकर सानवी को अचानक हंसी आ गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ध्रुव किस मिट्टी का बना था,
जो हर बार सबको हैरान करने में कामयाब हो जाता था। दूसरी ओर मैडम जुबैदा ये समझ नहीं पा रही थी कि ध्रुव आखिर इतने दिन करना क्या चाह रहा था। मैडम ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि एक पूरे साल में अकेडमी की ट्रेनिंग का 1/3 हिस्सा खत्म हो चुका होगा। उसके बाद अकेडमी आने का मतलब ही क्या निकलेगा। तभी अचानक मैडम को लगा कि कहीं ध्रुव उनसे कोई मजाक तो नहीं कर रहा था। इसी बात का पता लगाने के लिए उन्होंने ध्रुव से पूछा, ध्रुव, कहीं तुम मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो? इस पर ध्रुव ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल नहीं मैडम। ये एक बहुत सीरियस बात है। मैं सच में 1 साल की छुट्टी चाहता हूँ। ये सुनकर मैडम समझ गई कि ये ध्रुव का कोई मजाक नहीं था। लेकिन 1 साल की छुट्टी बहुत ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने हल्की निराशा के साथ ध्रुव से कहा, 1 साल तो बहुत लंबा वक्त है। मैं तुम्हें इतने वक्त की छुट्टी नहीं दे सकती, इसलिए तुम छुट्टी के बारे में भूल जाओ और ट्रेनिंग पर फोकस करो। तुम्हारे जैसा हुनर बहुत कम लोगों के पास होता है। इस बात को समझो और यहाँ अपना वक्त बर्बाद मत करो। अकेडमी में तुम्हें सबसे अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, लेकिन अगर तुम कुछ दिनों की छुट्टी चाहते तो मैं कुछ मदद कर सकती हूँ। मैडम जुबैदा की सलाह सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर वो काम कुछ दिनों में खत्म हो रहा होता तो मैं आपसे साल भर की छुट्टी नहीं मांगता। ध्रुव का बर्ताव देखकर मैडम जुबैदा अपना माथा रगड़ने लगी। आखिर उनका शक सही निकला कि ध्रुव उनके लिए सिरदर्द की वजह बन रहा था। लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि ध्रुव ऐसा एडमिशन के तुरंत बाद ही करने लगेगा। फिर मैडम ने अपना सिर हिलाते हुए ध्रुव को मना करते हुए कहा, साल भर तो बहुत ज्यादा है। ये सुनकर ध्रुव को समझ आ गया था कि उसे इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलने वाली थी। लेकिन ध्रुव के लिए अकेडमी से भी ज्यादा जरूरी कुछ काम था और इसलिए वो अपनी किस्मत पर मुस्कुराने लगा। फिर उसने मैडम की तरफ देखते हुए कहा, अगर ऐसा है तो फिर मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन मैं अकेडमी में एडमिशन नहीं ले सकता और उम्मीद करता हूं कि आप मुझे अगले साल फिर से एडमिशन में हिस्सा लेने का मौका देंगी। ये सुनते ही सानवी ने गुस्से से अपना पैर पटकते हुए कहा, क्या एडमिशन नहीं लेना चाहता? और ध्रुव की इस बात को सुनकर मैडम जुबैदा को लगा कि शायद ध्रुव उन्हें धमका रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को समझाया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इतने अच्छे स्टूडेंट से अकेडमी हाथ धो बैठे। इसलिए उन्होंने ध्रुव को मनाने की एक और कोशिश करते हुए कहा, बात को समझो ध्रुव, तुम्हारी छुट्टी की मांग बहुत ज्यादा है। मैं कैसे अकेडमी को इतनी लंबी छुट्टी के लिए मना पाऊंगी? ये नामुमकिन है ध्रुव। मैडम की बात सुनकर वैसे तो कोई भी लड़का उनकी बात मान लेता, लेकिन ध्रुव अपनी बढ़ती धड़कन के बावजूद अपनी मांग पर डटा रहा और उसने मैडम जुबैदा से साफ शब्दों में कह दिया, मैडम जुबैदा, मुझे 1 साल की छुट्टी चाहिए और इस बात को अब कोई नहीं बदल सकता। कोट। ये सुनकर मैडम जुबैदा एक बार फिर अपना माथा रगड़ने लगी। उनका सिर दर्द बढ़ता जा रहा था, जिस वजह से वो अब चिड़चिड़ाने लगी थी। उन्होंने ध्रुव को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी जिद देखकर मैडम को बहुत गुस्सा आ गया और अचानक उन्होंने ध्रुव के पास जाकर उस पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, समझते क्या हो तुम अपने आप को? क्या अकेडमी अब तुम्हारे हिसाब से चलेगी? और आखिर इतनी लंबी छुट्टी चाहिए क्यों है तुम्हें? मैडम जुबैदा को इतने गुस्से में देखकर शामियाने में मौजूद सभी लोग सहम गए। उन्होंने मैडम का ये रूप आज से पहले कभी नहीं देखा था, जिस वजह से सभी इतने परेशान दिख रहे थे। तभी सानवी ने मन ही मन खुद से कहा, ये लड़का तो किसी मुर्दे को भी गुस्सा दिला सकता है। बेचारी मैडम जुबैदा, आज तक मैंने उन्हें कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। वही ध्रुव मैडम को गुस्से में देखकर चुपचाप खड़ा रहा। लेकिन ध्रुव ने भी मन बना लिया था कि वो आज मैडम से छुट्टी लेकर ही मानेगा और इसलिए उसने मैडम को समझाने की कोशिश में कहा, मैडम प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। वो काम मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मुझे प्लीज़ छुट्टी दे दीजिए। तभी अचानक मैडम को एहसास हुआ कि वो कुछ ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। इसलिए उन्होंने अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए 2-3 गहरी सांसें ली और उसके बाद ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, तो क्या इसका मतलब तुम 1 साल की छुट्टी लेकर रहोगे, चाहे उसके लिए तुम्हें अकेडमी से बाहर ही क्यों न होना पड़े? ये सुनते हुए ध्रुव ने देखा कि मैडम एक बार फिर शांत दिखने लगी थी। लेकिन जैसे ही उसने मैडम की खूबसूरत आंखों में झांक कर देखा तो उसे मैडम की आंखों में एक खतरा सुलगता हुआ दिख रहा था। और सिर्फ ध्रुव नहीं, सानवी और बाकी सभी मौजूदा स्टूडेंट्स भी मैडम जुबैदा को देखकर समझ गए थे कि ध्रुव के लिए कोई खतरा तो जरूर पनप रहा था। लेकिन इस खतरे के बावजूद ध्रुव ने फैसला कर लिया कि इस बार उसे अगर खंजरों से बने पहाड़ पर भी चढ़ना पड़े
तो वो उसके लिए भी तैयार था। इसलिए मुस्कुराते हुए उसने अपना सिर हिलाया और मैडम के सवाल का जवाब देते हुए कहा, जी हाँ, मुझे इस छुट्टी की सख्त ज़रूरत है, फिर चाहे उसके लिए मुझे अकेडमी से बाहर ही क्यों न होना पड़े। इस पर मैडम जुबैदा ने आह भरते हुए ध्रुव की तरफ देखा और फिर अपना सिर हिलाते हुए उससे कहा, ठीक है, तो फैसला हो गया, तुम्हें साल भर की छुट्टी नहीं मिल सकती। ये सुनकर ध्रुव को हैरानी नहीं हुई, क्योंकि शायद उसे पहले ही पता था कि मैडम का जवाब क्या होने वाला था। लेकिन कोशिश करना तो बनता था और इसलिए ध्रुव ने ऐसा ही किया। इस वक्त ध्रुव मुस्कुरा रहा था, जिसे देखकर मैडम समझ गई कि ध्रुव का खुद पर भरोसा उनकी उम्मीद से परे था। इसलिए उन्होंने भी मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, वैसे एक रास्ता है छुट्टी मिलने का, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे मुकाबला करना होगा, और अगर मुकाबले में तुम 20 राउंड टिक गए तो मैं खुद सिफारिश करके तुम्हारी छुट्टी पक्की करवाऊंगी। मैडम जुबैदा की इस बात पर शामियाने में मौजूद हर कोई चौंक कर एक दूसरे को देखने लगा। वही सानवी की दोस्त मुस्कान सानवी को देखकर समझ गई थी कि वो इस बात से दुखी न दिखने की काफ़ी कोशिश कर रही थी, और तभी उसे संभालते हुए मुस्कान ने कहा, सानवी, तुझे क्या लगता है मैं तुझे जानती नहीं हूँ? मैं जानती हूँ कि मैडम की बात से तू थोड़ी उदास है, लेकिन फिक्र मत कर, सब अच्छा ही होगा। उद्धरण चिन्ह। सच तो ये था कि उदास होने से ज्यादा सानवी ध्रुव के लिए घबरा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि आमतौर पर ध्रुव मुकाबले को मना नहीं करता था, लेकिन इस मुकाबले का अंजाम उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होना था। इस वक्त शामियाने में एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे महसूस करते हुए मैडम जुबैदा ने ध्रुव से सवाल किया, अब बताओ, क्या तुम अब भी साल भर की छुट्टी लेना चाहते हो? इस पर ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने कुछ सोचते हुए मैडम की तरफ देखकर कहा, क्यों नहीं? मैंने आपसे कहा था ना, वो काम मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ भी? ये सुनते ही मैडम जुबैदा की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई, लेकिन उसके साथ ही उनकी आंखों में ध्रुव के लिए खतरे का सैलाब दिखाई देने लगा। लेकिन ध्रुव की बात सुनकर बाकी सभी लोग उसे अब इज्जत से देखने लगे, क्योंकि वो सभी जानते थे कि शामियाने में मौजूद और कोई स्टूडेंट मैडम जुबैदा से मुकाबला करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, और ध्रुव ने उसके लिए मुस्कुराते हुए हाँ कह दिया था। मगर ये तो वक्त ही बताएगा कि ये ध्रुव की बहादुरी थी या फिर उसकी बेवकूफ़ी, क्योंकि ध्रुव के हुनर पे तो कोई सवाल नहीं कर रहा था, लेकिन ध्रुव और मैडम के रैंक में बहुत ज़्यादा फर्क था, जिसे नज़रअंदाज कर पाना बहुत मुश्किल था। और सब जानते थे कि सिर्फ हुनर के बल पर एकलव्य से महादक्ष तक का फासला नहीं मिटाया जा सकता था। वही ध्रुव का जवाब सुनकर सानवी दंग रह गई। वो जानती थी कि ध्रुव को अक्सर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने की आदत थी, लेकिन इस बार ध्रुव अपने पैर पर एक चट्टान पटकने वाला था, जिससे उसे लाख गुना ज्यादा दर्द होने वाला था। लेकिन वो ये भी जानती थी कि अब जो ध्रुव ने ये फैसला कर ही लिया था, इसलिए अब उसका मन कोई नहीं बदल सकता था। तभी मैडम जुबैदा ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से आगे कहा, मुकाबले के लिए ये जगह बहुत छोटी है, इसलिए मुकाबला करने बाहर चलते हैं। फिर वो दोनों शामियाने के बाहर जाने लगे और वहां मौजूद बाकी सभी भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। शामियाने से बाहर निकलते ही सबने देखा कि सूरज लगभग ढलने ही वाला था और उसकी लाल किरणों से पूरा सेंटर लाल दिखने लगा था। और तो और दिन भर से तपती धूप को झेलने के बाद इस वक्त वहां की जमीन और आसपास का इलाका भी थोड़ा ठंडा होने लगा था। वही सबकी नजरों के बीच ध्रुव मैदान के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया, जहां मैडम जुबैदा उससे पहले पहुंच गई थी। इसके बाद ध्रुव ने मैडम की आंखों में फिर एक बार वही खतरा महसूस किया और उनके चेहरे की शैतानी मुस्कुराहट को 57 आग और पानी। ध्रुव की बात सुनकर मैडम जुबैदा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसके बाद उन्होंने धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाते हुए अपनी हरे रंग की स्टोरेज अंगूठी को रगड़ना शुरू किया, जिसमें से एक लंबा नीले रंग का चाबुक निकाला गया। वो चाबुक पूरी तरह से नीला था और उसके एक छोर पर शक्तियां मंडरा रही थी। और तो और उस चाबुक को पकड़ने वाली जगह पर एक सांप का खुला मुंह बना हुआ था, जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा तिलिस्मी पत्थर रखा हुआ था। अकेडमी में हर कोई जानता था कि मैडम जुबैदा के चाबुक में जो तिलिस्मी पत्थर लगा हुआ था, उससे उनकी ताकत कम से कम 2 सितारे और बढ़ जाती थी। सब समझ गए थे कि चाबुक का निकलना ध्रुव के लिए इशारा था कि उसे किसी भी हाल में साल भर की छुट्टी नहीं मिलने वाली थी। अपने सामने उस खूबसूरत औरत को हाथ में चाबुक पकड़े हुए देख ध्रुव थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने देखा कि मैडम जुबैदा ने अपनी अंगूठी में से लोहे की एक तलवार निकाली और तुरंत उसे ध्रुव की तरफ फेंकते हुए कहा, ये तलवार लो।
मैं नहीं चाहती मैं किसी निहत्थे से मुकाबला करूं। ध्रुव ने उस तलवार को तेजी से अपनी ओर आते हुए देखा, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। और फिर जैसे ही वो तलवार उससे 1 फुट की दूरी पर आई, ध्रुव ने देखा कि वो अचानक से रुककर जमीन पर गिर गई। इसके बाद ध्रुव ने मुस्कुराते हुए वो तलवार जमीन से उठाई और वो मुकाबले के लिए तैयार हुआ। ध्रुव ने अब तक तलवार के साथ अपनी शक्तियां इस्तेमाल नहीं की थी और इसलिए वो थोड़ा घबराने लगा। लेकिन फिलहाल उसके चेहरे पर उसकी घबराहट का नामोनिशान तक नहीं दिख रहा था। वही उसे देखकर मैडम जुबैदा मन ही मन खुश हो रही थी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतनी कम उम्र में भी कोई इतनी हिम्मत रखता होगा कि उस जैसी ताकतवर औरत के साथ मुकाबला करे, जिस वजह से उन्होंने मन ही मन सोचा, ये लड़का एक दिन जरूर बहुत ताकतवर बनेगा, क्योंकि डर के बावजूद ये चुनौती का सामना करने को तैयार है और ये बात काबिल तारीफ है। ये सोचने के बाद उन्होंने अपने चाबुक को जोर से जमीन पर मारा, जिसमें से पानी की छींटें निकलने लगी। फिर उन्होंने अपना सिर उठाकर ध्रुव की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुकाबला शुरू करें। मैडम के सवाल का जवाब देते हुए ध्रुव ने अपना सिर हिलाया। वो मन ही मन घबरा रहा था, क्योंकि ये पहली बार था जब ध्रुव किसी महादक्ष औरत के साथ मुकाबला करने वाला था। और वैसे तो ध्रुव की मदद के लिए विदुर उसके साथ ही थे, लेकिन ध्रुव जानता था कि असली मुकाबला तो उसे ही करना था। दूसरी ओर सानवी दोनों को देखकर अपने नाखून चबाने लगी। वो घबरा रही थी, क्योंकि उसे अंदाजा था कि इस मुकाबले का नतीजा क्या होना था, और इस बात से उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई देने लगी थी। इतने में लोगों ने जलन के मारे ध्रुव का मजाक उड़ाते हुए कहा, हिम्मत तो देखो इसकी, मैडम जुबैदा से मुकाबला करने वाला है, मतलब 5 सितारों वाली महादक्ष से। कितना घमंड है उसे अपनी शक्तियों पर। लेकिन न जाने कैसे ये बात सानवी के कानों तक पहुंच गई और उसने तुरंत पलटकर लोबो से गुस्से में कहा, क्या कहा तुमने ध्रुव के बारे में? सानवी के इस गुस्से को देख लोबो ध्रुव से और ज्यादा जलने लगा, और इसलिए उसने जवाब देते हुए कहा, मैंने तो सिर्फ सच ही कहा है। पता नहीं तुम्हें इस बात पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। लेकिन सानवी का गुस्सा उसकी नाक तक आ गया था। वो गुस्से से लाल दिखने लगी और उसने लोबो पर चिल्लाते हुए कहा, तुम होते कौन हो उसे ये सब कहने वाले? तुम्हारी खुद की हिम्मत नहीं है कि किसी महादक्ष से लड़ सको, और दूसरों के बारे में बुरा भला कह रहे हो। तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ पीठ पीछे छुपकर बुराइयां करते हैं, और अगर मुसीबत का सामना करना पड़ जाए तो सबसे पहले तुम ही दुम दबाकर भागोगे, है ना? लोगों, मुझे घिन आती है तुम जैसे दो मुँहे लोगों से, और सच कहूं तो मैं तुम्हें कभी पसंद करने की बजाय मरना पसंद करूंगी। सानवी के बेबाक अंदाज ने उसके आसपास खड़े लोगों को चौंका दिया था। उसे सभी काफी वक्त से जानते थे और किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि सानवी इतनी बेरहम भी हो सकती थी। सानवी की बात सुनकर लोबो को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में अपनी नजरें ध्रुव की तरफ की, जो इस वक्त मैदान में खड़ा मैडम जुबैदा को देख रहा था। लोबो के दिलो दिमाग में ध्रुव के लिए नफरत अब और ज्यादा बढ़ गई थी। वही मैदान में खड़ा ध्रुव इस वक्त गौर से मैडम जुबैदा को देख रहा था। वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि मैडम जुबैदा की ताकत, उनकी तेजी और उनका तजुर्बा उन सब लोगों से ज्यादा था जिन लोगों से ध्रुव ने पहले मुकाबला किया था। इसलिए इस वक्त ध्रुव उन्हें घूरते हुए मैडम के हमले का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी ओर ध्रुव को इस तरह खुद को घूरते हुए देख मैडम ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हवा में हिलाया, और इसी के साथ उनके हाथ का चाबुक बिल से निकलते किसी सांप की तरह ध्रुव की ओर तेजी से बढ़ा। फिर जैसे ही वो चाबुक कुछ 10 मीटर का फासला तय करके ध्रुव के करीब आया तो ध्रुव ने उससे बचने के लिए अपने बाएं ओर छलांग लगाई। ध्रुव की छलांग से वो उस हमले से तो बच गया था, लेकिन वो चाबुक जैसे ही जमीन से टकराया तो जमीन में एक नमी आ गई थी और जमीन पर पड़े निशान को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पनियल सांप वहां से रेंग कर गया हो। मैडम जुबैदा के इस हमले से बचने के बाद ध्रुव ने अपनी नज़र पैनी करते हुए मैडम की तरफ देखा। उसके बाद उसने मैडम की ओर तेजी से छलांग लगाई। ध्रुव इस वक्त हवा में ऐसी रफ्तार से जा रहा था जैसे कि धनुष से निकला हुआ कोई तीर, और पलक झपकते ही ध्रुव 10 मीटर की दूरी तय करके मैडम के करीब पहुंचने ही वाला था कि तभी उसे एक नीले रंग की शक्ति महसूस हुई और वो अचानक जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरने के बाद ध्रुव ने खड़े होते हुए जैसे ही अपना हाथ जोर से जमीन पर मारा तो उसके हाथ से पीले रंग की शक्ति जमीन की तरफ निकली, जिससे ध्रुव हवा में उछल गया। हवा में तैरते हुए ध्रुव ने अपने शरीर को तेजी से घुमाना शुरू किया। उसकी घूमने की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और तभी ध्रुव ने अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए हाथ में पकड़ रखी लोहे की तलवार को जोर से मैडम की ओर फेंका।
वो शक्तियों में लिपटी हुई तलवार हवा को चीरती हुई बिजली की रफ्तार से मैडम जुबैदा की तरफ जाने लगी। उस तलवार को अपनी ओर आते देख मैडम ने जैसे ही अपनी कलाई को झटका तो चाबुक से उनके सामने एक नीली दीवार बन गई, जिस पर तलवार टकराते हुए नीचे गिर गई। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उस मजबूत दीवार से टकराकर तलवार के छोटे छोटे टुकड़ों भी हो गए थे। जमीन पर पड़े तलवार के टुकड़ों को देखते हुए मैडम जुबैदा मुस्कुराकर अपने अगले हमले के लिए तैयारी हुई कि तभी उन्होंने देखा कि तलवार के वो बिखरे टुकड़े अचानक से हवा में उड़ने लगे और फिर एक अदृश्य शक्ति की मदद से वो सभी टुकड़े ध्रुव की तरफ खींचे चले गए। वो टुकड़े पूरी तलवार के मुकाबले ज्यादा रफ्तार से हवा में उड़ रहे थे। वो अब ध्रुव की तरफ तेजी से बढ़ते हुए उसके बहुत नजदीक आ गए थे कि तभी ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपनी शक्तियों को दूसरी दिशा में छोड़ना शुरू किया। ध्रुव के इस हमले के साथ तलवार के टुकड़े जमीन के कंकर और धूल से साथ तेजी से अब मैडम की ओर जाने लगे। वो टुकड़े दोनों दिशाओं के झटके से अब और तेज हो चुके थे, इतने कि वो बिजली की तरह मैडम जुबैदा की ओर बढ़ने लगे। ये देखकर मैडम जुबैदा ने ध्रुव की चालाकी से इम्प्रेस होते हुए कहा, ये लड़का तो सच में लाजवाब है। कोट। मैडम इस बात से हैरान थी कि ध्रुव ने शक्तियों को दोनों दिशाओं में चलाना सीख लिया था और ये हुनर ज्यादातर महादक्ष रैंक वाले ही सीख पाते थे। तभी मैडम जुबैदा ने तुरंत अपने खाली हाथ से शक्तियां बाहर निकाली और फिर शक्तियों को तेज रफ्तार से गोल घुमाकर उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, वाटर मिरर तकनीक। मैडम के इतना चिल्लाते ही उनके हाथ से नीले रंग की शक्ति निकलने लगी, जिसने मैडम जुबैदा को बचाने के लिए उनके सामने पानी का एक नीला आईना बना दिया। वाटर मिरर तकनीक बचाव करने वाली एक ऐसी तकनीक थी जिसे सिर्फ जलमूल शक्ति वाले ही आजमा सकते थे। वैसे तो वो क्लास 1 की तकनीक थी, लेकिन महारत हासिल कर लेने पर वो बड़े से बड़े हमले को बेकार कर सकती थी। उस पानी के आईने की चौड़ाई लगभग 2 मीटर थी, जो फिलहाल डूबते हुए सूरज की वजह से नीले के अलावा हल्का लाल भी दिख रहा था। और तभी हवा में तेजी से आते तलवार के टुकड़े उस पानी के आईने से टकराते हुए उसके अंदर घुस गए। लेकिन पानी की ताकत की वजह से वो उस आईने को पार नहीं कर सके और धीरे होते हुए सीधे जमीन पर गिर गए। वहीं इस मुकाबले और उसमें आजमाई जा रही तकनीकों को देखते हुए वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ध्रुव डटकर मैडम का सामना करेगा। और इस वक्त ध्रुव महादक्ष रैंक की मैडम से सिर्फ बच नहीं रहा था, बल्कि उन पर हमला करने की भी कोशिश कर रहा था। सभी ने ये भी देखा था कि भले ध्रुव के हमले अब तक बेकार साबित हुए थे, लेकिन वो लोग हैरान ध्रुव के जज्बे को देखकर हो रहे थे, और न सिर्फ उसके हमलों को। नाकाम हमलों से ध्रुव भी निराश नहीं हुआ था, लेकिन मैडम ने इस बार उस पर और खतरनाक वार करने का सोचा। उन्होंने अपने चाबुक में ध्रुव को फंसाते हुए उसे हवा में उछाल दिया, जिसे देखकर सभी डर गए। और फिर जैसे जैसे आसमान की तरफ जाकर ध्रुव जमीन पर गिरने लगा, तो मैडम जुबैदा का चाबुक एक बड़े से नीले सांप में बदल गया और सीधे ध्रुव की तरफ बढ़ा। वो सांप जैसा चाबुक जैसे ही ध्रुव के बिल्कुल नजदीक आ गया, तो ध्रुव ने अपना हाथ जमीन की तरफ करते हुए वैक्यूम हैंड तकनीक का इस्तेमाल किया। इस तकनीक की मदद से ध्रुव तेजी से जमीन की तरफ खींच गया और सांप जैसे चाबुक के हमले से बचने में कामयाब हुआ। हमले से बचकर ध्रुव जमीन पर तुरंत खड़ा हुआ और फिर तेजी से उसने मैडम जुबैदा पर हमला कर दिया। ध्रुव को तलवार की आदत नहीं थी और इसलिए वो अपने हाथ और पैरों से मैडम पर हमला करना चाह रहा था, और उसने सोचा था कि वो हाथ पैर के लगातार हमलों से मैडम को शायद मात दे पाए। फिर जैसे ही वो मैडम के पास पहुंचा, तो ध्रुव ने अपनी मुट्ठी, कोहनी और टांगों से मैडम जुबैदा पर हमला करना शुरू किया, लेकिन मैडम आसानी से उसके हमलों से बच पा रही थी। फिर ध्रुव ने गुस्से में अपने हमले की रफ्तार और बढ़ा दी और इस बार वो हमलों में और ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल करने लगा। मैडम जुबैदा को ध्रुव के हमलों से बचते देख ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें हमले पहले से पता थे, जिस वजह से वो इतनी आसानी से उनसे बच पा रही थी। फिर ध्रुव ने एक गहरी सांस लेते हुए मैडम पर उछलकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी चाबुक के सांप ने ध्रुव के पैरों को जकड़ लिया और उस पर धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करने लगा। फिर जकड़ते जकड़ते वो सांप ऊपर आने लगा और ध्रुव ने देखा कि सांप की पकड़ की वजह से वो इस वक्त हिल भी नहीं पा रहा था और उसके पैर सुन्न पड़ने लगे थे। ध्रुव ने अपना पैर झटकाने की कोशिश करते हुए जैसे ही मैडम जुबैदा की आंखों में देखा, तो उसे मैडम की आंखों में खुद के लिए बेइज्जती दिखी। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने इसी गुस्से में अपनी बची कुची शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसने अपना हाथ मैडम की तरफ किया और चिल्लाते हुए कहा, ऑक्टेन ब्लास्ट। उद्धरण चिन्ह।
ध्रुव की चीख सभी के कानों तक पहुंच गई थी और उसकी मुट्ठियों पर इस वक्त पीले रंग की शक्तियां मंडराने लगी। फिर तेजी से ध्रुव ने इकट्ठा हुई शक्तियों को मैडम की तरफ छोड़ा, जो हवा को चीरते हुए मैडम की तरफ जाने लगी। इस तकनीक के अचानक इस्तेमाल से मैडम जुबैदा चौंक गई थी। उन्हें लगा था सांप के हमले से ध्रुव पहले बचना चाहेगा, लेकिन ध्रुव ने बचने की बजाय शक्तियों का इस्तेमाल हमला करने के लिए किया, जिससे मैडम के चेहरे की मुस्कुराहट अचानक गायब हो गई। फिर जैसे ही ध्रुव की शक्तियां मैडम के पास पहुंचने लगी, तो मैडम ने हड़बड़ाते हुए अपने हाथों से पानी का एक छोटा बवंडर बनाना शुरू कर दिया और उसे अपनी ओर आती हुई शक्तियों की तरफ छोड़ दिया। दोनों ओर से आती शक्तियों के टकराने से एक धमाका हुआ, जिससे सभी घबरा गए। लेकिन जैसे ही धमाके का धुआं छटा तो सबने देखा कि ध्रुव और मैडम अभी भी मुकाबला कर रहे थे। ध्रुव के एक और हमले को नाकाम कर देने के बाद मैडम जुबैदा ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें अब तक समझ आ गया होगा कि तुम्हें छुट्टी नहीं मिलने वाली। ये सुनकर ध्रुव ने उस सांप के चंगुल से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी नाकाम हुई। फिर थोड़ा सोचने पर ध्रुव को समझ आया कि ये मैडम की चाल थी, उसे अपने पास बुलाकर फंसाने की। ये सोचकर उसने शर्म के मारे अपना सिर नीचे कर लिया और वो मन ही मन सोचने लगा, मुझे लगा था कि मेरे पास हमला करने का सही मौका था, लेकिन ये मौका मुझे मिला नहीं था, बल्कि मुझे दिया गया था। मैडम जुबैदा सच में बहुत ताकतवर है और समझदार भी। ध्रुव को शर्म के मारे सिर झुकाए देख मैडम जुबैदा ने हंसते हुए उससे कहा, हाँ ध्रुव, मुकाबला खत्म होने वाला है। तुम्हारे पास सिर्फ एक और राउंड बचा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर और हिम्मत बची है, इसलिए मैं ये मुकाबला यही खत्म करती हूँ। कोट। ध्रुव की हालत देखते हुए मैडम ने उस चाबुक के सांप को इशारा किया और वो एक बार फिर ध्रुव को जकड़ते हुए ऊपर आने लगा। लेकिन तभी मैडम ने ध्रुव की आंखें बंद होते देखी और उन्होंने मुस्कुराते हुए उस सांप को वापस अपने पास बुला लिया। फिर वो चाबुक जैसे ही मैडम के हाथ में वापस आया तो ध्रुव धड़धड़ाकर जमीन पर गिर गया। उस चाबुक की जकड़ ने ध्रुव के पैरों में खून का बहाव रोक दिया था, जिस वजह से वो खड़ा भी नहीं हो पाया और जमीन पर गिर गया। और ध्रुव को जमीन पर पड़े देख सभी को ऐसा लगा कि मैडम जुबैदा ने आखिरकार ध्रुव पर तरस खा ही लिया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसके पीछे मैडम का एक और बेरहम हमला छुपा हुआ था। तभी अचानक मैडम जुबैदा ने उस चाबुक में अपनी शक्तियां भरनी शुरू की, जो गहरे नीले रंग की दिख रही थी। सभी ने देखा कि अचानक दोनों के सिर के ऊपर बादल मंडराने लगे और हल्की हल्की बरसात होने लगी। मैडम जैसे जैसे अपनी शक्तियां बढ़ाती गई तो बारिश तेज हो गई और आखिरकार जब मैडम रुकी तो बारिश से गिरा हुआ पानी अचानक एक बहुत बड़े सांप में बदलने लगा। वो सांप धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। फिर वो सांप जैसे ही 15 फुट का हुआ तो उस पानी वाले सांप की लाल आंखें खुली और वो सीधे ध्रुव पर हमला करने के लिए बढ़ा। वो सांप तेजी से रेंगते हुए ध्रुव की तरफ जाने लगा, जिससे मैदान पर उसके रेंगने से गीले निशान बनते गए। उस खौफनाक सांप को देखकर सभी ध्रुव के लिए परेशान हो गए और एक ही चीज सोचने लगे, न जाने ध्रुव का अब क्या होगा। मैडम तो शायद ध्रुव 58 शौर्य दल के मेहमान। पानी से बने सांप को देखते ही सभी लोग घबरा गए थे। फिर जैसे ही मैडम जुबैदा ने उस सांप को ध्रुव की तरफ भेजा तो वो तेजी से जमीन पर रेंगता हुआ ध्रुव के पास जाने लगा। उसे इस तरह जाते देख सानवी के बगल में खड़ी मुस्कान ने परेशान होते हुए कहा, क्लास 2 की तकनीक वाटर पाइथन। सानवी, मैडम जुबैदा इस तकनीक का इस्तेमाल क्यों कर रही है? इससे तो ध्रुव बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। कोट। इस पर सानवी ने मुस्कान की तरफ देखा, जो आंखों में दया के साथ ध्रुव को देख रही थी। फिर उसने खुद भी ध्रुव की तरफ देखा और मुस्कान से कहा, टीचर ध्रुव को सबक सिखाना चाह रही हैं। वो उसे ये बताना चाह रही है कि कौन ज्यादा ताकतवर है, और शायद ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानती है कि ध्रुव को बाद में सिखाने में काफ़ी दिक्कत होगी अगर उसे अभी ही ठीक नहीं किया गया तो। और ठीक करने से मेरा मतलब है उसका ईगो कम करना। ये कहते हुए उसने मैडम जुबैदा की तरफ देखा और एक आह भरी। वैसे तो सानवी इस क्लास 2 की तकनीक से परेशान नहीं हुई, क्योंकि वो जानती थी कि मैडम ध्रुव को बहुत गहरी चोट नहीं पहुंचाएंगी। अगर ऐसा नहीं होता तो वो सांप 15 फुट की बजाय 30 फुट का होता, क्योंकि मैडम की असली शक्तियां तो उन्होंने ध्रुव के साथ इस्तेमाल भी नहीं की थी। सानवी को इस बात पर इतना भरोसा इसलिए था क्योंकि अकेडमी में उसने खुशकिस्मती से मैडम को अपनी पूरी शक्ति लगाकर वाटर पाइथन तकनीक इस्तेमाल करते देखा था, जिससे बना सांप 30 फुट के आसपास था। वही इस वक्त ध्रुव पर मुसीबत मंडराते देख किनारे पर खड़े लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखने लगी।
वो अंदर ही अंदर चाह रहा था कि मैडम जुबैदा ध्रुव को जान से मार दे, लेकिन उसने किसी से अपने मन की बात नहीं कही। मैदान में इस वक्त एक 15 फुट का पानी से बना सांप ध्रुव के बहुत करीब आ गया था। ध्रुव इधर उधर देखकर उससे बचने का तरीका सोचने लगा कि तभी सांप उसके पास आकर अपने फन फैलाकर खड़ा हो गया। उसे देखकर ध्रुव को समझ आ गया था कि एक महादक्ष की ताकत सचमुच बहुत खतरनाक होती है। फिर उसने मैडम जुबैदा की तरफ देखा जो अभी तक मुस्कुरा रही थी, और जहां तक ध्रुव की बात थी तो ध्रुव तो अब पूरी तरह से थक चुका था। उसके बाद गहरी सांस लेते हुए ध्रुव ने अपनी आंखें बंद की, जिसे देखकर मैडम ने सांप को ध्रुव पर हमला करने को कहा। वो सांप ध्रुव लहराते हुए ध्रुव को देख रहा था। फिर जैसे ही उसने हमला करने के लिए अपना मुंह खोला तो ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपनी काली अंगूठी रगड़ते हुए कहा, आचार्य, मैं समझ गया कि मैं फिलहाल महादक्ष से लड़ने के काबिल नहीं हूँ। प्लीज मेरी मदद कीजिए। ये सुनकर अंगूठी में से विदुर ने हंसते हुए कहा, हा हा हा, आखिरकार तुम्हें अपनी शक्तियों की सीमा पता चल ही गई। चलो अच्छा है कि तुम समझ गए कि एक ताकतवर इंसान के सामने तुम अभी न के बराबर हो। अभी तो तुमने शक्ति के रास्ते पर सिर्फ चलना शुरू किया है ध्रुव, अभी तुम्हारे भागने में काफी वक्त है और ये शक्तियों का सफर बहुत लंबा होने वाला है। उद्धरण चिन्ह। इस पर ध्रुव को अचानक कुछ सूझा और उसने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, भागने में। आचार्य, आप तो कमाल हो, अपनी मदद को थोड़ा और रोकिए, क्योंकि मुझे अभी अभी कुछ सूझा है। ये कहकर ध्रुव ने देखा कि वो सांप उसके बहुत पास आ गया था, और तभी ध्रुव छलांग मारकर उसके हमले से बचा, जिसके बाद वो मैदान में भागने लगा। उसे भागते हुए देख कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि ध्रुव आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा था। वही उसे सांप से बचते हुए भागते देख मैडम जुबैदा ने अपना सिर हिलाया और फिर सांप को भी उसके पीछे लगा दिया। मैदान में इस वक्त ध्रुव और वो सांप चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे थे, लेकिन असलियत में ध्रुव उस सांप को उलझाना चाह रहा था। लेकिन बदकिस्मती से वो ऐसा ज्यादा देर तक नहीं कर पाया और पीछा करते करते वो सांप ध्रुव के बहुत करीब आ गया था। इतना करीब कि ध्रुव को सांप के शरीर से निकलती ठंडी हवा भी महसूस होने लगी। और तभी ध्रुव ने चिल्लाते हुए कहा, चलो अब घूम जाओ। ये कहते हुए ध्रुव ने एक चट्टान पर पैर रखकर छलांग लगाई और मुड़ते हुए सांप को अपनी आंखों से पास आते हुए देखा। तभी ध्रुव ने अपनी अंगूठी रगड़ते हुए शक्ति से भरा मुक्का सीधे सांप के मुंह में जड़ दिया। उसने जैसे ही सांप पर हमला किया तो सांप पिघलकर पानी में बदल गया और इस वजह से मैदान में बाढ़ जैसा नजारा हो गया था, जिसमें ध्रुव पानी में डूबने लगा। सभी ने देखा कि वो पानी धीरे धीरे गायब हो रहा था, लेकिन ध्रुव का कहीं नामोनिशान नहीं दिख रहा था। ये देखकर मैडम जुबैदा समझ गई कि ध्रुव पानी में ही बेहोश हो गया होगा, क्योंकि जितनी शक्ति का उन्होंने इस्तेमाल किया था वो ध्रुव के होश उड़ाने के लिए काफी थी। पानी सूख ही रहा था कि मैडम ने सानवी को अपने पास बुलाया और उससे कहा, सानवी, उसे ढूंढकर वापस ले जाओ। ज्यादा देर पानी में रहना उसके लिए अच्छा नहीं। मैडम अपनी बात कह ही रही थी कि उनकी नज़र अचानक मैदान पर पड़ी, जहां पानी लगभग सूख चुका था। मैदान में उन्होंने जो देखा उसे देखकर मैडम जुबैदा का मुंह हैरानी में खुल गया। उन्होंने देखा कि मैदान में ध्रुव अपने कानों से पानी निकालते हुए मुस्कुरा रहा था। फिर उसने जब मैडम जुबैदा को अपनी ओर देखते हुए देखा तो उसने कहा, मैडम जुबैदा, माफ़ कर दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप मुझे साल भर की छुट्टी दिए बिना नहीं जा सकती। ध्रुव को वहां सही सलामत देखकर सभी के सिर चकराने लगे। यहाँ तक कि ध्रुव के कपड़े भी थोड़े बहुत ही गीले हुए थे। उसे इस हाल में देखकर बाकियों के साथ मैडम जुबैदा भी काफी हैरान थी। फिर उन्होंने अपनी हैरानी कम करते हुए खुद से कहा, इस लड़के में जरूर कुछ खास बात। लगता है मैंने इसकी शक्तियों को कम समझा था। वही ध्रुव ने मैडम को कुछ सोचते हुए देख उनसे कहा, आप सोच रही होंगी कि मैं बच कैसे गया ना। मैं जानता हूँ मेरी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि अगर आपने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया होता तो न जाने मेरा क्या हाल होता। इस पर मुस्कुराते हुए मैडम जुबैदा ने ध्रुव से कहा, अगर मैं एकलव्य रैंक के नए स्टूडेंट पर अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी तो मुझे अकेडमी वाले भगा नहीं देंगे। इसके बाद उन्होंने देखा कि ध्रुव उनके जवाब का इंतजार कर रहा था, इसलिए उन्होंने दिल पर पत्थर रखते हुए ध्रुव से कहा, ठीक है, अब जो तुम मुकाबले में इतनी देर तक टिक पाए हो तो मैं तुम्हें 1 साल की छुट्टी देती हूँ, लेकिन ये बात मैं ही जानती हूँ कि इसके लिए मुझे अकेडमी वालों को कितना मनाना पड़ेगा। ये सुनकर ध्रुव ने हंसते हुए उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आपकी मदद के लिए शुक्रिया मैडम जुबैदा। सानवी सही कहती थी, आप सबसे अच्छी टीचर हैं। मैडम ये बात समझ गई थी कि ध्रुव इस वक्त उन्हें मक्खन लगा रहा था,
लेकिन मैडम अभी भी नहीं समझ पाई थी कि आखिर ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था जिसके लिए ध्रुव को साल भर की छुट्टी चाहिए थी। इसलिए उन्होंने अपनी बात रखते हुए ध्रुव से कहा, तुम शायद जानते नहीं हो लेकिन बाकी लोग अकेडमी में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहते हैं ताकि वो और ज़्यादा ताकतवर हो पाएं, लेकिन तुम्हें तो साल भर की छुट्टी चाहिए। इतनी लंबी छुट्टी नहीं होती, संन्यास होता है। खैर जो भी है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे तुम मेरे सिरदर्द की वजह नहीं बनोगे और अकेडमी पहुँचने के बाद मैं देखती हूँ तुम्हारी छुट्टी का कैसे इंतज़ाम करना है। वो इस वक्त ध्रुव को खुश देखकर मुस्कुराने लगी, लेकिन मन ही मन इन बातों की भी फिक्र करने लगी थी। उन्हें देखकर ध्रुव को थोड़ा बुरा लगा कि उसकी मजबूरी की वजह से मैडम जुबैदा को तकलीफ उठानी पड़ रही थी और इसलिए ध्रुव चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद मैडम ने सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा होने को कहा और फिर उन्हें देखकर मैडम जुबैदा ने ऐलान किया, ठीक है, तो आज के एडमिशन यहीं खत्म होते हैं। और जैसा कि मैंने आप सभी को पहले बताया था, हम इस हफ्ते मेसोडोरिया में ही रहेंगे और एकेडमी के लिए नए स्टूडेंट्स चुनते रहेंगे। ये सुनकर सभी लोगों ने अपना सिर हिलाकर हामी भरी। वही ध्रुव इस बात से खुश था कि अब जो उसकी बाकी परेशानियां खत्म हो गई थी, तो वो अब विदुर के साथ ट्रेनिंग के लिए मेसोडोरिया से बाहर जा सकता था। इतने में ध्रुव ने कुछ सोचते हुए मैडम जुबैदा से कहा, मैडम, जब तक आप लोग मेसोडोरिया में हैं, तब तक हमारे शौर्य दल के साथ ही क्यों नहीं रुकते? ध्रुव की बात सुनकर मैडम जुबैदा ने तुरंत ध्रुव की तरफ देखते हुए उससे कहा, क्या शौर्य दल के यहाँ रुके? इस बात से मैडम थोड़ा हैरान हो गई थी क्योंकि कभी किसी ने एडमिशन होने के बाद उन्हें अपने यहाँ इनवाइट नहीं किया था। लेकिन फिर थोड़ा झिझकते हुए मैडम ने कहा, वो क्या है कि रक्ष अकेडमी ने हमारे रुकने का इंतजाम कर रखा है, और वैसे भी हम लोग किसी के घर में रुककर उन्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहते। ये सुनते ही ध्रुव ने हंसते हुए जवाब में कहा, तकलीफ? कैसी तकलीफ मैडम? बल्कि ये तो हमारे दल की खुशकिस्मती होगी अगर आप हमारे यहाँ रुकने का फैसला करती हैं। और जितना मुझे पता है, शौर्य दल का हर मेंबर आप जैसे मेहमान को देखकर खुश हो जाएगा। लेकिन सच तो ये था कि रक्ष अकेडमी छोटे दलों की तरफ देखना भी सही नहीं समझती थी, और इसी वजह से बरसों से हो रहे एडमिशन्स के बावजूद अकेडमी के लोग किसी भी दल से बात करना भी ठीक नहीं समझते थे, फिर उनके यहाँ रहना तो बहुत दूर की बात थी। ऐसे हालात में छोटे दल भी अपनी सीमा जानते थे और इसलिए आमतौर पर चुप रहा करते थे, और इसलिए कोई भी दल उन्हें इनवाइट कर अकेडमी वालों के मुंह से एक नक नहीं सुनना चाहता था। इसी वजह से सब अकेडमी वालों को इज्जत जरूर देते थे, लेकिन कभी कोई उन्हें अपने घर नहीं बुलाता था। सालों से मेसोडोरिया में रहने के बाद ध्रुव जानने लगा था कि अकेडमी के लोग कैसे होते थे, लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर उसने मैडम जुबैदा को अपने घर पर रुकवा लिया तो मेसोडोरिया में शौर्य दल का नाम और रुतबा और ज्यादा बढ़ जाएगा। ध्रुव ये भी जानता था कि मैडम जुबैदा अकेडमी की काफ़ी इज्जतदार और ताकतवर टीचर थी, और जो कोई भी अपने बच्चों को अकेडमी भेजने के सपने देखता था वो उनसे मिलने के लिए शौर्य दल के पास तो आएगा ही। इसलिए अगर मैडम जुबैदा ने हाँ कह दिया और वो शौर्य दल के घर पर रुकने को राजी हो गई, तो मेसोडोरिया का हर छोटा बड़ा दल शौर्य दल का आभारी हो जाएगा। और तो और दवा के मुनाफे के बाद ध्रुव की इच्छा थी कि वो ये काम भी कर दिखाए ताकि उसके पिता का सिर फक्र से और ऊपर उठ जाए। लेकिन ध्रुव की ये बात सुनकर मैडम बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुई। इसकी वजह थी कि फिलहाल वो अकेडमी की टीचर थी और अकेडमी के किसी टीचर का किसी दल के घर रुकना आम बात नहीं थी, और आमतौर पर जब टीचर्स को कोई इनवाइट करता भी था तो वो उसे मुस्कुराकर मना कर दिया करते थे। लेकिन इस बार खुद ध्रुव यानी उनके स्टूडेंट ने मैडम को इनवाइट किया था, जिस वजह से उन्हें ना कहने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, और वो ध्रुव को इसलिए भी मना नहीं कर पा रही थी क्योंकि ध्रुव का नाम उनकी अकेडमी के इतिहास में शायद सबसे ज़्यादा ताकतवर लोगों में शुमार होने वाला था, और मैडम को डर था कि कहीं न सुनने पर वो बुरा मानकर कहीं चला न जाए, क्योंकि वो भी जानती थी कि ध्रुव जैसा दूसरा स्टूडेंट ढूंढना नामुमकिन था। यही सोचते हुए मैडम जुबैदा ने खुद में कुछ बड़बड़ाया और फिर मुस्कुराते हुए ध्रुव को जवाब दिया, ठीक है, अगले कुछ दिनों तक मैं शौर्य दल के साथ ही रुकूंगी। मैडम जुबैदा की ये बात सुनते ही सानवी खुशी से उछाल पड़ी और भागते हुए उसने मैडम जुबैदा को गले लगा लिया। मैडम भी उससे गले मिलकर खुश दिख रही थी, और तभी उन्होंने लोबो की तरफ देखते हुए कहा, लोबो, तुम और जीशान बाकियों के साथ कल वक्त पर यहाँ आ जाना। ध्यान रहे, कोई मुसीबत मत खड़ी कर देना। ये हमारी एकेडमी नहीं है जहाँ हमारे रूल्स चलते हों। कोट। इस पर लोबो ज्यादा कुछ नहीं कह पाया और उसने चुपचाप अपना सिर हिलाते हुए मैडम को भरोसा दिलाया कि वो लोग कोई गड़बड़ नहीं करेंगे।
और फिर उसने देखा कि मैडम अपने साथ बाकी लड़कियों को भी ले जा रही थी, जिससे उसका और बाकी सभी लड़कों का दिल टूट गया। आखिरकार वो लड़के अपनी झुके हुए सिर के साथ वहां से जाने लगे। रक्ष अकेडमी के टीचर की शौर्य दल के घर आने की खबर तेजी से फैलने लगी और दरबार में बैठे अरेंद्र और बाकी बुजुर्गों को जैसे ही इस खबर का पता चला तो वो सभी हैरान होकर उठ खड़े हुए। लेकिन फिर जैसे ही उन्हें भरोसा हुआ कि ये कोई सपना नहीं था और न ही कोई अफवाह, तो वो लोग खुशी से फूले नहीं समाये और तुरंत मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ने लगे, जहां उन्हें कुछ जवान लड़कियां दिखाई देने लगी। वो लड़कियां अकेडमी की थी जो मैडम जुबैदा के सेहत वहां पहुंची थी। उसके बाद ध्रुव ने सभी का एक दूसरे से तारुफ कराया और फिर अरेंद्र को बताया कि मैडम जुबैदा बाकी लड़कियों के साथ उनके घर में ही रुकने वाले थी। ये बात सुनकर अरेंद्र ने तुरंत हाँ कह दिया और खुशी से नौकरों को बोलकर खाली कमरे तैयार करने को कहा। साथ ही उन्होंने नौकरों को समझाते हुए कहा, ध्यान रहे कि ये लोग हमारे खास मेहमान हैं, इनकी हर जरूरत को पूरा करना। ये बात सुनकर मैडम जुबैदा और बाकी लड़कियां अरेंद्र की इस मेहमाननवाजी का शुक्रिया अदा करने लगे, जिस पर अरेंद्र ने मुस्कुराकर उनसे कहा, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप लोग हमारे यहाँ आए। उसके बाद तो जैसे शौर्य दल में भगदड़ मच गई। दल का हर मेंबर मैडम जुबैदा से मिलना चाह रहा था और दल के जवान लड़के मैडम के साथ आई खूबसूरत लड़कियों को देखने के लिए बेचैन होने लगे। दूसरी ओर हर लड़का ध्रुव को देखकर जल रहा था, क्योंकि ध्रुव हर वक्त अकेडमी की लड़कियों से घिरा रहने लगा। फिर जैसे ही रात हुई तो सभी मेहमानों को पेट भर के खाना परोसा गया और तभी ध्रुव ने देखा दल के लोग अकेडमी वालों से बातचीत में लगे हुए थे। तभी उसके दिमाग में आया कि यही सही वक्त था अपने कमरे में जाने का। इसलिए ध्रुव बहाना बनाते हुए सीधे अपने कमरे में चला गया और वहां जाकर वो सीधा अपने बिस्तर पर लेट गया। दिन भर की थकान और ज़ीशान और मैडम जुबैदा से लड़ने के बाद उसे अपने शरीर के एक एक हिस्से में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि थकान की वजह से लेटे लेटे कब उसकी आंख लग गई। अगली सुबह जब सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी तो वो अचानक उठ खड़ा हुआ। फिर उसने हर रोज की तरह उबासी लेने के बाद पानी से अपना मुंह धोया और फिर अंगूठी में देखते हुए विदुर से सवाल किया, आचार्य, हम लोग मेसोडोरिया से कब निकलेंगे? ये सुनकर विदुर उसकी अंगूठी से बाहर आ गए और उससे कहने लगे, पहले हमें थोड़ी तैयारी करनी होगी ध्रुव। साफ पानी का इंतजाम, खाना, रहने का बंदोबस्त, कीड़ों से बचने वाली दवा और बाकी जरूरी दवाएं, उसके अलावा थोड़ी ताकत बढ़ाने वाली गोली, मेरे ख्याल से इतने में हमारा काम चल जाना चाहिए। मैं ये सब इसलिए रखवा रहा हूँ क्योंकि हम लंबे वक्त के लिए पहाड़ों पर रहेंगे जहाँ हमें ये सब चीजें बिल्कुल नहीं मिलेंगी। ये सुनकर ध्रुव ने खुश होते हुए विदुर से कहा, आचार्य, सच कहूँ तो मैं अब उस घड़ी का इंतजार नहीं कर सकता जब हम लोग इस नए सफर पर निकलेंगे को खत्म करना चाह रही थी। देखते हुए कहा, -59 मेसोडोरिया छोड़ने की तैयारी। विदुर की बात सुनकर ध्रुव ने हंसते हुए कहा, मुझे इसका इंतजार रहेगा आचार्य। ये कहकर ध्रुव अपने कपड़े बदलने लगा और उसे देखकर विदुर ने कुछ सोचते हुए उससे कहा, जिस वक्त से तुम पैदा हुए हो तुमने कभी जिंदगी मौत जैसी लड़ाई नहीं देखी है। और सच तो ये है कि किसी इंसान की काबिलियत तभी सबसे ज्यादा बढ़ती है जब उसकी जान को खतरा होता है। इसे इस तरह देखो कि कोई सबसे तेज तभी भागता है जब उसके पीछे कोई कुत्ता पड़ा हो। तुम फिलहाल जैसे खुद को ट्रेन कर रहे हो, उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम कभी सबसे ज्यादा ताकतवर बन पाओगे। इसकी वजह तुम्हारा हुनर नहीं है बल्कि तुम्हारा तजुर्बा है। तुमने कभी असली मुकाबलों में हिस्सा ही नहीं लिया। और सच तो ये है ध्रुव कि जब तक तुम्हारा खून नहीं बहेगा तब तक तुम महान नहीं बन पाओगे। ये सुनकर ध्रुव ने अपनी मुट्ठी बंद करते हुए विदुर से कहा, मैं आपको महान बनकर दिखाऊंगा आचार्य। कोट। ध्रुव की बातों में उसका भरोसा झलक रहा था, जिसे देखकर विदुर बहुत खुश हो गए और उन्होंने ध्रुव से कहा, भरोसा रखना अच्छी बात है। महान बनने के लिए भरोसे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन ये सुनकर ध्रुव को अचानक एक पुरानी बात याद आ गई जो एक क्लास 3 की तकनीक के बारे में थी। उसके बारे में सोचते हुए ध्रुव ने विदुर से सवाल किया, एक बात बताइए आचार्य, आपने जिस क्लास 3 की तकनीक का जिक्र मुझसे किया था वो आप मुझे कब सिखाने वाले हैं? ध्रुव जानता था कि और ज्यादा ताकतवर बनने के लिए उसे ताकतवर तकनीकों की जरूरत पड़ेगी और इसलिए उसने विदुर से ये सवाल अचानक किया। लेकिन उसके सवाल में छिपे उत्साह पर लगाम लगाते हुए विदुर ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ये शायद तुम्हारी समझ में न आए लेकिन यही जिंदगी का सच है ध्रुव।
कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए इंतजार करो। मैं अपना वादा नहीं भूला हूँ और सही वक्त आने पर मैं तुम्हें वो तकनीक भी सिखा दूंगा। ये सुनकर ध्रुव थोड़ा नाखुश हुआ। उसे लगा कि विदुर उसे और वक्त मांग रहे थे और उसके पास वही कम था, लेकिन फिर भी उसने चेहरे पर नकली हंसी लाते हुए अपना सिर हिलाया और फिर कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो वहां से बाहर चला गया। वहीं दूसरी ओर इस वक्त मैडम जुबैदा और बाकी सभी सेंटर के लिए रवाना हुए। उनके जाते ही अरेंद्र का घर एक बार फिर खाली दिखने लगा था। ध्रुव चुपचाप चलते हुए घर के मुख्य दरवाजे पर आया और फिर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो वो बाहर का नज़ारा देखकर दंग रह गया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर बहुत से लोग इकट्ठा हो रखे थे और वो लोग खूब सारी बधियों के साथ आए हुए थे। थोड़ा गौर करने पर ध्रुव को समझ आया कि ये लोग मेसोडोरिया के ताकतवर दलों के लोग थे। उसके बाद तो ध्रुव सारा माजरा समझ गया और उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, इसका मतलब मैडम जुबैदा की खबर मेसोडोरिया के कोने कोने तक फैल ही गई। वो जानता था कि इस भीड़ की वजह रक्ष अकादमी के लोग थे, जिनकी वजह से मेसोडोरिया का हर ताकतवर दल शौर्य दल से दोस्ती करना चाहता था और इसलिए तोहफों से भरी बग्घी भी अपने साथ लाया था। लेकिन ध्रुव सभी को नज़रअंदाज करते हुए चुपचाप वहां से बाहर निकल गया। चलते चलते उसकी नज़र लोगों से भरी सड़कों पर पड़ी, जो आमतौर पर थोड़ी खाली रहती थी, लेकिन रक्ष अकादमी के एडमिशन की वजह से फिलहाल वो लोगों से भरी हुई दिख रही थी। उसके बाद ध्रुव शहर के बीचों बीच बने नीलामी घर की तरफ बढ़ने लगा। फिर हर बार की तरह जैसे ही वो नीलामी घर के पास पहुंचा तो पास की एक झुग्गी में जाकर उसने हकीम वाले कपड़े पहने और फिर वो दरबार नीलामी घर के लिए निकल पड़ा। नीलामी घर के दरवाजे से अंदर घुसते ही ध्रुव ने देखा कि वो जगह भी लोगों से भरी हुई थी और फिर ध्रुव भीड़ में से होते हुए वीआईपी रूम की तरफ बढ़ा। वहां का दरवाज़ा खोलते ही ध्रुव ने देखा कि सायरा वहां कुर्सी पर बैठी हुई थी, जो उसे देखकर समझ गई कि ध्रुव वहां क्यों आया था। लेकिन इस बार जो ध्रुव को सामान चाहिए था वो हर बार की तरह नहीं था, इसलिए जैसे ही ध्रुव ने बिना कुछ कहे सायरा को वो कागज़ पकड़ाया तो वो उसे पढ़ते पढ़ते चौंक गई और उसे पूरी लिस्ट पढ़ने में थोड़ा वक्त लग गया। उसके बाद कागज़ नीचे करते हुए सायरा ने हैरानी के साथ ध्रुव से पूछा, ध्रुव, ये सारी चीज़ें तो बाहर रहने के लिए लगती है, क्या तुम अपना घर छोड़ने वाले हो? इस पर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन आज नहीं, 2 to 3 दिन के बाद, और हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ 1 या 2 साल के लिए। ये सुनते ही सायरा ने कुर्सी से तुरंत खड़े होते हुए पूछा, 1 या 2 साल? कोट। सायरा की आंखें ये सुनकर हैरानी से बड़ी हो गई थी और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। फिर उसने खुद पर काबू पाते हुए ध्रुव से कहा, लेकिन इतने लंबे वक्त के लिए क्यों? ऐसा क्या करना चाह रहे हो तुम जो तुम्हें 1-2 साल के लिए घर से बाहर रहना पड़ेगा? सायरा के इस सवाल का जवाब देते हुए ध्रुव ने कहा, मैं मेसोडोरिया के बाहर जाकर थोड़ा तजुर्बा हासिल करना चाहता हूँ। अगर मेरा लक्ष्य महान बनना है तो मुझे बाहर रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। वैसे तुम्हारा क्या मानना है इस बारे में? ध्रुव की बात सुनकर सायरा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, फिर तो तुम ठीक कर रहे हो। मेसोडोरिया में बंधना तुम्हारे जैसे के लिए मुश्किल होगा, जो बहुत ज्यादा ताकतवर बनना चाहता है। तभी सायरा को अचानक एक ख्याल आया और वो थोड़ी परेशान दिखने लगी। वो परेशानी में इधर उधर देखकर कुछ सोचने लगी। ये देखते हुए ध्रुव ने उससे सवाल किया, सब ठीक तो है न सायरा? इस पर सायरा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए ध्रुव से कहा, क्या वो हकीम भी तुम्हारे साथ ही जा रहे हैं? इसका तुरंत जवाब देते हुए ध्रुव ने कहा, हाँ, वही तो मेरे गुरु हैं, वही तो मुझे ट्रेन करेंगे। ध्रुव का जवाब सुनते ही सायरा ने ध्रुव से एक और सवाल किया, गुरु मतलब? क्या उन्होंने अब तुम्हें हकीम भी बना दिया है? सायरा का ये सवाल सुनकर ध्रुव खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया और उसने सायरा को बताया, खून रोकने वाली दवा मैंने ही बनाई थी। ये देखकर सायरा ने भी मुस्कुराते हुए उससे कहा, वैसे चरक गुरु ने मुझसे कहा तो था कि वो दवा थोड़ी कमज़ोर बनाई गई थी, लेकिन वो दावे के साथ कुछ इसलिए नहीं कह पाए क्योंकि उन्हें तुम्हारे और हकीम जी के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता था। ये सुनने के बाद ध्रुव समझ गया कि सायरा इस बात से हैरान नहीं हुई थी, क्योंकि शायद उसे पहले ही शक हो गया था कि दवा किसने बनाई थी। लेकिन फिर भी वो चुप रही। उसके बाद ध्रुव ने अपना कार्ड निकालते हुए सायरा से कहा, मुझे सारा सामान दिलवा दो और जो भी कीमत हो वो इस कार्ड से काट लेना, और प्लीज़ पैसे लेने के लिए मना मत करना। मैं यहाँ से जाने के पहले किसी का कोई एहसान बाकी नहीं रखना चाहता। उस सुनहरे रंग के कार्ड में दवा बेचने से जो मुनाफा हुआ था उसमें से 4 लाख सिक्के बचे हुए थे।
ध्रुव के ऐसा कहते ही सायरा ने उस कार्ड को हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, ठीक है। सायरा वैसे तो ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन ध्रुव ने उसे कार्ड लेने पर मजबूर कर दिया था और इसलिए सायरा ने एक नौकरानी को कमरे में बुलाकर उसे वो कार्ड और सामान की लिस्ट दोनों पकड़ाते हुए जल्द से जल्द सामान का इंतजाम करने को कहा। फिर वो नौकरानी अपना सिर झुकाकर कमरे से बाहर चली गई। तभी ध्रुव ने सायरा से आगे कहा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जाने के बाद भी दरबार नीलामी घर शौर्य दल की मदद करता रहेगा, और अगर कभी तुम्हें किसी मदद की जरूरत पड़ी तो ध्यान रखना कि मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। इसके जवाब में सायरा ने काले कपड़ों से ढके ध्रुव को देखकर कहा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, और रही बात दल की मदद करने की तो वो तुम मुझ पर छोड़ दो। ये सुनने के बाद ध्रुव का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए सायरा से कहा, ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ। और हर बार की तरह इस बार भी ध्रुव मुड़कर जाने ही वाला था कि सायरा ने अचानक हड़बड़ाते हुए उससे कहा, ध्रुव, मैं सचमुच तुम्हारी ताकत देखने को बेताब हूँ जब तुम वापस मेसोडोरिया लौटोगे। ये सुनकर ध्रुव ने पलटकर सायरा को मुस्कुराते हुए देखा। फिर सायरा को देखते हुए ध्रुव ने भी बदले में उससे कहा, मुझे भी बेसब्री से इंतजार है उस पल का। अब मैं चलता हूँ और अब शायद तुमसे साल भर बाद ही मुलाकात हो। ये सुनकर सायरा को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से वो इस काले कपड़ों वाले हकीम को पसंद करने लगी थी, और ये पसंद प्यार नहीं था बल्कि इज्जत थी, और इसी इज्जत से उसने ध्रुव की फिक्र जताते हुए कहा, ध्यान रखना अपना। सायरा की बात सुनते हुए ध्रुव ने उसकी खूबसूरती को ध्यान से देखा और बढ़ती सांसों के चलते उसने सायरा का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। ऐसा करते ही ध्रुव ने महसूस किया कि सायरा का शरीर अचानक अकड़ गया था। फिर धीरे धीरे उसका शरीर वापस पहले जैसा नर्म होने लगा। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि सायरा ध्रुव की इस हरकत से घबरा गई थी। वो ध्रुव को देखकर शर्माने लगी, जिससे उसके गाल भी लाल दिखने लगे। उसकी हालत देखते हुए ध्रुव ने इसके आगे और कुछ नहीं किया, बल्कि सिर्फ सायरा से फुसफुसाते हुए कहा, तुम भी अपना ध्यान रखना सायरा। मैं जानता हूँ कि दरबार नीलामी घर की मालकिन से पहले तुम एक बेहतरीन इंसान हो, लेकिन हर कोई ये बात नहीं समझेगा और बाकी मर्द तो शायद सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाना चाहे, इसलिए अगली बार किसी और मर्द को अपने इतने करीब मत आने देना। ये सुनकर सायरा ने शर्माते हुए ध्रुव को फटकारा, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही किसी को अपने करीब आने दे देती हूँ? बल्कि मुझे तो लग रहा है कि कहीं तुम भी उन्हीं में से तो नहीं जिनसे बचने की सलाह तुम मुझे दे रहे हो। सायरा की डांट सुनकर ध्रुव को हंसी आ गई और वो तुरंत सायरा से अपने हाथ हटाते हुए 2 कदम पीछे हो गया। फिर उसकी तरफ देखकर अपना हाथ हिलाते हुए ध्रुव ने कहा, मैं तुमसे साल भर बाद मिलता हूँ, बाय। और इसी के साथ ध्रुव मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गया। उसके बाद वो सीधे उस नौकरानी के पास गया जो हाथ में एक ट्रे लेकर कमरे की तरफ ही आ रही थी। फिर ध्रुव ने नौकरानी से अपना सुनहरा कार्ड और 2 स्टोरेज अंगूठियां ली, जिसमें सारा सामान भर दिया गया था। फिर ध्रुव उस नौकरानी का शुक्रिया अदा करके नीलामी घर से बाहर चला आया। ध्रुव के जाने के बाद सायरा धीरे धीरे वापस पहले जैसी हो गई। ध्रुव की हरकत ने उसे पूरी तरह से चौंका दिया था, लेकिन मन ही मन उसकी धड़कनें भी बढ़ने लगी थी। तभी उसने खुद से ध्रुव के बारे में सोचते हुए कहा, ये लड़का बहुत कुछ हासिल करना चाहता है, लेकिन सच कहूं तो मैं इंतजार नहीं कर सकती उस दिन का जब ध्रुव और ज्यादा ताकतवर और तजुर्बेदार होकर वापस यहाँ आएगा, क्योंकि ऐसा बिजनेस पार्टनर तो मुझे कहीं नहीं मिल सकता। ये कहकर वो मुस्कुराने लगी और फिर अपने काम में लग गई। दूसरी ओर ध्रुव नीलामी घर से बाहर जाकर इस वक्त सड़क पर चल रहा था। वो अपने शहर को बारीकी से देख रहा था, क्योंकि वो जानता था कि बहुत वक्त तक वो उसे इस तरह से नहीं देख पाएगा। फिर अपने दिल को समझाते हुए ध्रुव ने कहा, फिक्र मत कर ध्रुव, बाहर की दुनिया इस दुनिया से बहुत ज्यादा रोमांचक होने वाली है। और ये कहकर ध्रुव एक बार फिर सड़कों पर मुस्कुराते हुए चलने लगा, और चलते चलते वो वापस अपने घर पहुंच गया। अब जो ध्रुव के पास सारा जरूरी सामान आ गया था, तो उसने सोचा मेसोडोरिया में बचे कुछ दिन शांति से बिताए जाए। ध्रुव को इस हाल में देखते हुए विदुर ने भी उससे कुछ नहीं कहा और उसे वही सब करने दिया जो वो इन 2 दिनों में करना चाहता था। लेकिन ईरा के मन में हलचल मची हुई थी। उसे लग रहा था कि ध्रुव सिर्फ 2 दिन और उसके साथ रहने वाला था, जिस वजह से वो हर पल उसके साथ ही घूमने लगी। उसकी आंखों से साफ समझ आ रहा था कि वो मन ही मन ध्रुव को जाने नहीं देना चाहती थी,
लेकिन उसे पता था कि उससे दूर जाना ध्रुव के लिए कितना जरूरी था, और इसलिए मन ही मन परेशान होने के बावजूद भी वो चुप रही। लेकिन ध्रुव ईरा के हर वक्त साथ रहने से थोड़ा परेशान होने लगा था। वो ये भी जानता था कि ईरा के लिए उससे दूर होना कितना मुश्किल था, और इसलिए उसने ईरा को अपने साथ ही रहने दिया, जिससे ईरा कुछ वक्त के लिए ही सही लेकिन थोड़ी खुश तो दिख रही थी। इसी तरह दिन बीतते गए और ध्रुव के मेसोडोरिया से जाने का दिन आ गया। वो इस वक्त सड़क पर चल रहा था और कुछ देर पहले ही उसने अरेंद्र को अपने प्लान के बारे में बताया था। वैसे तो अरेंद्र भी इसके लिए राजी नहीं थे, लेकिन वो भी जानते थे कि ध्रुव जैसे पंछी को ज्यादा देर तक एक जगह पर नहीं रोका जा सकता था। वो पैदा ही पूरे आसमान में उड़ने के लिए हुआ था, और इसलिए दिल पर पत्थर रखकर अरेंद्र ने उसे बाहर जाने दिया। वो जानते थे कि बिना छलांग मारे ये पता ही नहीं चल पाएगा कि ध्रुव उड़ सकता था या नहीं, और इसलिए कुछ याद करते हुए अरेंद्र ने ध्रुव से कहा था, ध्रुव जब भी तुम्हें वक्त मिले तो ओहान साम्राज्य की सीमा के बाहर एक शहर है जिसका नाम क्वात्रो शहर है। तुम्हारे दोनों बड़े भाई वहां अपना नाम बना चुके हैं। पिछले कुछ सालों में उन्होंने वहां एक योद्धा टोली भी खोल ली है जिसका नाम डेसर्ट स्टील है, और अब तो वो शिल्पग्राम की सबसे शक्तिशाली गुटों में से एक हो गया है। ये बात याद करते हुए ध्रुव इस वक्त चलता जा रहा था। उसे अपनी भाइयों पर फक्र था जो यूथ सेरेमनी के बाद दुनिया का तजुर्बा लेने के लिए घर से बाहर निकल गए थे। उस वक्त अरेंद्र शौर्य दल के लीडर भी नहीं बने थे, और अब जो उसके भाई अपनी युद्ध टोली को संभालने में लग गए थे, इसलिए उन लोगों का मेसोडोरिया आना लगभग बंद हो गया था। लेकिन उसके बावजूद ध्रुव को भाइयों के साथ बिताए हुए लम्हे अच्छी तरह से याद थे। तभी ध्रुव ने सुना कि एक मीठी सी आवाज ने उसे पुकारा, ध्रुव। कोट। आवाज पहचानते हुए ध्रुव जैसे ही मुड़ा तो उसने देखा कि सड़क पर मैडम जुबैदा खड़ी हुई थी। उन्हें वहां देखकर ध्रुव ने चौंकते हुए उनसे सवाल किया, मैडम जुबैदा, आप यहाँ कैसे? मेरा मतलब है, आपको तो सेंटर में होना चाहिए था ना। ध्रुव का ये सवाल सुनकर मैडम जुबैदा ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, मैं कुछ सामान लेने के लिए यहाँ आई हुई थी, फिलहाल सेंटर में ईरा मेरी जगह टेस्ट ले रही है। उनकी ये बात सुनकर ध्रुव और ज्यादा चौंक गया और उसने हैरान होते हुए कहा, ईरा आपकी जगह टेस्ट ले रही है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझ पर थोड़ी दया दिखाएंगी, मैडम जुबैदा। एपिसोड 60 बाय बाय मेसोडोरिया। मैडम जुबैदा ने ध्रुव को जैसे ही बताया कि फिलहाल सेंटर ईरा संभल रही थी तो ध्रुव हैरान हो गया। इतने में मैडम ने उससे सवाल करते हुए कहा, तुम्हारी जाने की तैयारी पूरी हो गई? ये सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ, जो कुछ चाहिए था मैंने अपने साथ रख लिया है। इस पर मैडम ने ध्रुव से एक और सवाल किया, और क्या तुमने ईरा और सानवी को अलविदा कहा? ये सुनते ही ध्रुव थोड़ा हिचकिचाने लगा। फिर उसने मैडम के सवाल का जवाब देते हुए कहा, नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो दोनों मुझे जाते देख उदास हो जाएंगे, इसलिए बेहतर होगा कि मैं चुपचाप ही निकल जाऊं। लेकिन ध्रुव के जवाब से मैडम खुश नहीं थी, इसलिए उन्होंने ध्रुव को समझाते हुए कहा, तुम्हारे लिए तो ये आसान है, लेकिन वो दोनों को जब इस बात का पता लगेगा तो वो बेचारे और ज्यादा उदास होंगे। खैर, मैं उम्मीद करती हूँ कि साल भर बाद मुझे खबर सुनने को मिलेगी कि शौर्य दल के शिरोमणि ने अंबर दल की होने वाली लीडर को सबक सिखा ही दिया। कोट। ये बात सुनते ही ध्रुव हैरान हो गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। ध्रुव की हैरानी की वजह थी कि सिर्फ कुछ दिनों में ही मैडम जुबैदा को उसके चैलेंज के बारे में पता लग चुका था। उसे पता था कि शहर वाले हर तरह की बात करते थे, और शायद मैडम को भी किसी ने ध्रुव और लारा के बारे में बता दिया था। इसलिए उसने मैडम से ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि उन्हें ये आखिर पता कहाँ से चला। तभी मैडम जुबैदा ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, सच कहूँ तो मुझे लारा का चेहरा देखने की इच्छा है, जब उसे ये पता चलेगा कि तुम कितने ताकतवर हो गए हो, और फिर वो अपने फैसले पर आंसू बहाएगी, इसलिए ऑल द बेस्ट ध्रुव। कोट। मैडम की बात सुनकर ध्रुव ने कुछ सोचा और फिर अपना सिर हिलाते हुए वो वहां से जाने लगा। मैडम ने देखा कि कैसे वो सड़क पर चलते चलते बहुत दूर चला गया, इतना कि मैडम अब उसे देख भी नहीं पा रही थी। उसके बाद मैडम भी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद ध्रुव को अचानक कुछ याद आया, जिससे घबराते हुए उसकी आंखें बड़ी हो गई, और फिर पलटकर वो वापस अपने घर की तरफ भागा। ध्रुव को याद आया था कि उसने तकिए के नीचे 2 स्टोरेज अंगूठियां रखी थी जिनमें सारा सामान रखा हुआ था। फिर अपनी लापरवाही को कोसते हुए ध्रुव हाँफते हाँफते एक बार फिर अपने घर पहुंचा, और फिर सीधे अपने कमरे में जाकर उसने दोनों अंगूठियां अपने पास रख ली।
ध्रुव उन अंगूठियों को अपने पास संभाल कर रख रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी अनजान आदमी की उसकी अंगूठियों पर नजर पड़े। फिर जैसे ही वो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करने लगा तो उसने पलटकर एक नज़र अपने कमरे को देखा और फिर उसकी याद को अपने जहन में बैठाने लगा। उसके बाद मुस्कुराते हुए वो दरवाज़ा बंद करके एक बार फिर बाहर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में ध्रुव ने किसी से कुछ नहीं कहा और दरवाजे पर खड़े पहरेदार भी उसे जाते देख रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात की भनक भी नहीं लगी थी कि ध्रुव अब सीधे साल भर बाद घर वापस आने वाला था। वहीं दूसरी ओर सेंटर के अंदर ईरा का मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसके माथे पर शिकन साफ समझ आ रही थी जो आमतौर पर गायब रहती थी। उसे इस हाल में देखकर कोई भी ये आसानी से बता सकता था कि ईरा का ध्यान आज कहीं और ही था। तभी ईरा को एक लड़के की आवाज़ सुनाई पड़ी, ईरा, ये लो, पानी पियो। ये सुनकर ईरा ने तुरंत मुड़कर देखा कि एक जवान लड़का अपने हाथ में पानी का ग्लास लिए खड़ा था। वो जवान लड़का दिखने में काफ़ी हैंडसम था और अकेडमी से आए सभी स्टूडेंट्स में सबसे ताकतवर था। और तो और ये लड़का लोगों की तरह चालाक भी नहीं दिख रहा था। और ईरा जब बाकी लड़कियों से बात कर रही थी तब बहुतों ने इस लड़के की बड़ाई भी की थी, लेकिन फिर भी ध्रुव के जाने का गम ईरा के दिलो दिमाग पर हावी हो रखा था और इसलिए ईरा ने अपना सिर हिलाते हुए उस लड़के से कहा, नहीं शुक्रिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ईरा के इस ठंडे जवाब के बाद भी उस लड़के के चेहरे से मुस्कुराहट गायब नहीं हुई, बल्कि उसने तो ईरा के मना करने के बावजूद वो ग्लास उसके पास रख दिया और फिर उसकी तरफ देखते हुए कहा, आज के दिन अगर तुम हमारी मदद नहीं करती तो बेशक हमारा काम बिगड़ जाता, लेकिन इसके लिए तुम्हें यहाँ रुकना पड़ा, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। वो लड़का ईरा से बात करना चाह रहा था और ये बात ईरा समझ गई थी, लेकिन फिर भी उसने उदास मन से उस लड़के से कहा, माफ़ी की कोई बात नहीं है। मैडम जुबैदा ने मुझे साथ आकर हाथ बटाने को कहा था, वैसे अगर आप बुरा न माने तो क्या आप मुझे कुछ देर के लिए अकेले छोड़ सकते हैं। ये सुनते ही तुरंत उस लड़के ने हड़बड़ाते हुए ईरा से कहा, माफ़ करना, कभी कभी मैं कुछ ज़्यादा ही बात करने लगता हूँ। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझे बता देना, मैं अब चलता हूँ। ईरा ने देखा कि ये कहकर वो लड़का वहाँ से मुड़कर जाने लगा। जाते जाते उसकी मुस्कुराहट भी कम हो गई थी, जिसकी वजह ईरा का ठंडा रवैया था। वो लड़का चलकर वहाँ से जा ही रहा था कि लोगों ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या बात है स्वराज, कहीं तुम्हें वो पसंद तो नहीं आ गई। ये सुनते ही वो लड़का अचानक रुक गया और उसने लोगों की तरफ देखते हुए एक मुस्कुराहट दी। लोबो पास ही खड़े होकर दूसरे ग्लास से पानी पी रहा था। उसे देखने के बाद स्वराज ने एक नज़र ईरा की तरफ की और फिर सूरज की रोशनी में चमकती ईरा को देखकर उसने लोबो से कहा, तुम ही बताओ अकेडमी में ऐसी हाई क्लास लड़की और कौन है। उस लड़के की बात सुनते ही लोबो ने हंसते हुए जवाब दिया, बात तो सही है, लेकिन इतना जान लो कि वो तुम्हें पसंद नहीं करने वाली, और इस बात का नमूना तो तुमने देख ही लिया है। ये सुनकर स्वराज ने मुस्कुराते हुए लोबो को समझाने की कोशिश की, थोड़ा इंतज़ार तो करो लोबो, वक्त के साथ नापसंद लोग भी पसंद आने लगते हैं, और इसे देखकर ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये मुझे नापसंद करती है। और जब मैं रुकने को तैयार हूँ फिर न जाने तुम्हें किस बात की इतनी जल्दी है। उसकी सुनकर लोबो ने ईरा को उदास देखकर चेहरे पर गंभीर भाव के साथ स्वराज से कहा, उसका ध्रुव नाम के लड़के से चक्कर चल रहा है। ये सुनते ही स्वराज थोड़ा परेशान दिखने लगा। उसने माथे पर शिकन के साथ लोबो से सवाल किया, क्या ये वही लड़का है जो मैडम जुबैदा के साथ मुकाबला कर रहा था। स्वराज को परेशान होते देख लोबो ने उसे तुरंत जवाब देते हुए कहा, हाँ ये वही लड़का है, जिस वक्त तुम बाहर टेस्ट ले रहे थे हम लोगों ने खुद उसे मैडम जुबैदा से लड़ते देखा था, और तो और मैडम ने उस पर वाटर पाइथन तकनीक का इस्तेमाल भी किया था, लेकिन वो लड़का उसे भी झेल गया। लोगों को इस वक्त वो मुकाबला याद आ रहा था और मुकाबले के बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर हैरानी दिखने लगी। तभी उसका चेहरा देखकर स्वराज ने उससे कहा, फिक्र मत करो, अगर ये वही लड़का है तो भी मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। हाँ मैं मानता हूँ कि शायद वो लड़का काफ़ी ताकतवर है, लेकिन अगर बात लड़कियों के तजुर्बे की हो तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे आगे निकल सकता है, क्योंकि अगर वो तजुर्बेदार होता तो ऐसी लड़की छोड़कर जाने की गलती नहीं करता। मुझे तो बेवकूफ़ मालूम होता है वो लड़का। और रही बात ईरा की, तो ध्रुव के 1 साल बाहर रहने से मुझे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इस दौरान मैं ईरा के दिल में ध्रुव के लिए जहर भरता रहूँगा तब तक जब तक कि वो उससे नफरत करना शुरू नहीं कर देती। ये बात कहकर स्वराज ने अपनी छाती चौड़ी की, क्योंकि उसे खुद पर बहुत भरोसा था कि वो ईरा का दिल जीतने में कामयाब होकर रहेगा।
वहीं दूसरी ओर सेंटर के दरवाजे से एक औरत चिल्लाते हुए अंदर आ रही थी, ईरा, ईरा। वो चला गया। आवाज सुनकर ईरा ने देखा कि ये औरत और कोई नहीं बल्कि खुद मैडम जुबैदा थी, जो भागते हुए उससे कुछ कहने आ रही थी। फिर जैसे ही मैडम उसके करीब आई, उन्होंने हाँफते हुए ईरा को बताया, वो शहर छोड़कर चला गया, ध्रुव चला गया। मैडम जुबैदा के मुंह से ये बात सुनते ही ईरा के चेहरे पर और ज्यादा उदासी छा गई। वो अपना सिर झुकाकर रोने ही वाली थी कि मैडम जुबैदा ने उसका हौसला बांधते हुए उसे समझाया, ईरा, ऐसे उदास नहीं होते, अरे वो हमेशा के लिए थोड़ी गया है, सिर्फ 12 महीनों के लिए ही तो बाहर गया है। पगली, ये भी कोई बिछड़ना हुआ क्या? ये सुनकर ईरा ने अपनी आंसू रोकते हुए मैडम की तरफ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ देखा और फिर अपना सिर हिलाते हुए उनसे कहा, जी मैं जानती हूँ। इसके बाद ईरा बिना कुछ कहे अपनी जगह पर खड़ी हो गई और चुपचाप चलकर बाहर की तरफ जाने लगी। चलते चलते उसने देखा कि दरवाजे के पास लोबो और स्वराज खड़े हुए थे। उन्हें देखकर ईरा अपना रास्ता बदलते हुए दोनों के पास आई और फिर उसने स्वराज की तरफ देखते हुए एक प्यारी सी आवाज में कहा, सीनियर, क्या आप मेरे साथ एक छोटा सा मुकाबला करेंगे ताकि मेरा ध्यान भटक जाए? उसकी आवाज सुनते ही स्वराज के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। उसे ईरा की खुशबू महसूस हो रही थी, लेकिन वो ये भी जानता था कि ईरा के साथ मुकाबला करना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए वो कुछ देर तो सोच में पड़ गया। फिर उसने देखा कि ईरा उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी और उसे लगा शायद यही मौका था ईरा का भरोसा जीतने का, और इसलिए उसने मुस्कुराते हुए ईरा से जवाब में कहा, अब मैं तुम्हें न कैसे कर सकता हूँ ईरा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अपनी शक्तियों को काबू में रखूंगा ताकि तुम्हें तकलीफ न हो। ये सुनकर ईरा मुस्कुराते हुए मुड़ी और वहां से मैदान की तरफ जाने लगी। उसे वहां जाते देख स्वराज भी हंसते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगा कि तभी लोबो ने उसकी शर्ट खींचते हुए उससे कहा, जरा संभल कर रहना स्वराज, ये 6 सितारों वाली एकलव्य है और जितनी प्यारी दिखती है उससे बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस पर स्वराज ने लोबो को भरोसा दिलाते हुए कहा, तुम शायद भूल गए हो कि मैं 2 महीने पहले 7 सितारे हासिल कर चुका हूँ और मुझे नहीं लगता कि ईरा के करीब आने का मुझे इससे बेहतर कोई मौका मिलेगा, क्योंकि ध्रुव से बिछड़ने की वजह से उसका दिल अभी कमजोर है और यही सही वक्त है उसके दिल में अपनी जगह बनाने का। फिर वो हंसकर वहां से जाने लगा और लोबो उसे जाते देख मन ही मन स्वराज की किस्मत से जलने लगा। उसके बाद वो जैसे ही पानी का ग्लास जगह पर रखने के लिए गया तो उसे एक बहुत तेज आवाज सुनाई दी। उस तेज आवाज को सुनकर लोबो घबराया और वो तुरंत मुड़कर मैदान की तरफ भागा, क्योंकि ये आवाज मैदान से ही सुनाई दी थी। फिर भागते भागते उसने जैसे ही मैदान में कदम रखा तो वो ईरा को गुस्से में अपनी ओर आते देख डर के मारे कांपने लगा। उसने अपनी नज़र घुमाई लेकिन उसे स्वराज कहीं नहीं दिख रहा था। फिर जैसे ही ईरा लोबो के पास पहुंची तो उसने पलटकर डूबते सूरज की ओर देखा और तभी अचानक उसे ध्रुव का ख्याल आया। उसने सोचा कि ध्रुव तो अब तक बहुत आगे निकल चुका होगा और अब उससे मुलाकात काफी वक्त बाद ही होगी। फिर एक आह भरते हुए ईरा ने दबी हुई आवाज में लोबो से कहा, एक बात का ध्यान रखना लोबो, अगर किसी ने भी ध्रुव के बारे में कुछ भी गलत कहा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस बात को सुनते हुए और ईरा की आंखों में गुस्सा देखकर लोबो बहुत घबरा गया और वो ईरा से आगे कुछ नहीं कह पाया। फिर वो चुपचाप अपना सिर हिलाने लगा। उसके बाद ईरा वहां से चली गई और लोबो मैदान में भागते हुए आया और स्वराज को ढूंढने लगा। फिर जैसे ही उसे स्वराज दिखा तो लोबो की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। इस वक्त स्वराज मैदान की जमीन पर पड़ा हुआ था और उसका हैंडसम चेहरा मार खाने के बाद अब नीले और काले रंग का दिखने लगा था। इतना ही नहीं, लोबो की नज़र जैसे ही स्वराज के बगल में गई तो उसने देखा कि वहां 10-15 टूटे हुए दांत पड़े हुए थे। दांतों के साथ स्वराज का खून भी जमीन पर फैला हुआ था, जिसे देखकर लोबो ने ईरा की तरफ देखा जो चलते हुए सेंटर से बाहर जा रही थी। वही मेसोडोरिया से बहुत दूर ओहान साम्राज्य के सबसे ताकतवर दलों में से एक अंबर दल की होने वाली लीडर लारा पहाड़ों के ऊपर बने अपने महल में ध्यान लगाकर बैठी हुई थी। अंबर दल का महल ओहान साम्राज्य की राजधानी से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर था। जिस पहाड़ पर वो महल बना हुआ था उसका नाम भी दल की वजह से अंबर पर्वत पड़ गया था। और अंबर पर्वत एक बहुत ही खतरनाक जगह थी। ऐसा इसलिए क्योंकि पर्वत की 3 दिशाओं पर एक बहुत गहरी खाई थी और सिर्फ एक सड़क थी जो पर्वत के शिखर पर बने महल तक जाती थी। शिखर पर रहने की वजह से अंबर दल के लिए बचाव करना बहुत आसान था और बाकी दलों के लिए हमला बोलना बहुत मुश्किल। लेकिन अंबर दल की सबसे खतरनाक ताकत थी उसके मेंबर्स, जो दिन रात पहाड़ के चक्कर लगाते रहते थे।
वही यूहान साम्राज्य ने अंबर पर्वत से 1 किलोमीटर दूर अपने 50,000 घुड़सवार तैयार रखे थे, जो साम्राज्य की रक्षा के लिए वहां तैनात थे। और सभी जानते थे कि साम्राज्य ने ऐसा सिर्फ अंबर दल के डर से ही किया था। पर्वत के शिखर पर एक बड़ी सी काली चट्टान पर एक लड़की सफेद कपड़े पहनकर बैठी हुई थी। वो इस वक्त आंखें बंद कर ध्यान की मुद्रा में थी। वो कभी सांसें अंदर करती तो कभी बाहर, और उसकी सांसों के साथ ही उसके आसपास की हवा शक्तियों से मिलकर हरे रंग की दिखने लगी थी। वो शक्तियां इस वक्त उस लड़की के चारों ओर मंडरा रही थी। फिर जैसे ही वो शक्तियां एक बार फिर उसके शरीर के अंदर समाने लगी, तो उस लड़की ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, जो हरे रंग की दिखाई पड़ रही थी। उस लड़की के कंधे तक आते काले बाल फिलहाल हवा के झोंके की वजह से उड़ रहे थे। उस लड़की को आंख खोलते देख एक नौकरानी दौड़ते हुए उसके पास आई और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, लारा मैडम, अम्बरीश जी आपसे मिलने के लिए आए हैं। ये सुनते ही लारा ने चौंकते हुए नौकरानी से कहा, क्या पिताजी, लेकिन वो यहाँ क्यों आए हैं? और इसके पहले कि वो नौकरानी कुछ जवाब देती, लारा ने अपनी सफ़ेद ड्रेस को छूते हुए पलटकर वहां से जाना सही समझा। उस जगह से थोड़ी ही दूरी पर महल के अंदर एक दरबार में एक उदास आदमी चाय के प्याले से चाय पी रहा था। वो आदमी दूसरे हाथ की उंगलियों से टेबल पर आवाज कर रहा था, जैसे कि कोई चीज उसे इस वक्त बहुत परेशान कर रही हो। वो आदमी लारा के पिता अम्बरीश थे, जो अपने पिता की डांट खाकर बहुत परेशान दिख रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जब वो ज़यान सेना का नेतृत्व करते हुए साम्राज्य के पश्चिमी छोर पर होंगे, तब उनकी बेटी यूं चुपके से मेसोडोरिया जाकर ध्रुव और शौर्य दल से अपना रिश्ता तोड़ देगी। पूरे ज़यान परिवार में ऐसा कोई नहीं था जो ये नहीं जानता था कि यूहान साम्राज्य के सेनापति रह चुके इंद्रवदन ज़यान किसी भी कीमत पर अपनी जुबा से पलटते नहीं थे। और लारा की इस हरकत के बाद सभी को पता चल गया था कि ज़यान परिवार अपने वादे से मुकर गया था, जिसकी वजह से उनका नाम काफ़ी खराब हुआ था। और तो और परिवार की बेइज्जती इसलिए भी हो रही थी क्योंकि लारा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ध्रुव ताकत के मामले में पहले से कमज़ोर हो गया था। इसी वजह से लारा के पिता अम्बरीश ने गुस्से में अंबर पर्वत आने का फैसला किया।